हेलो स्टूडेंट। समाजशास्त्र विचारकों में आज भारतीय विचारक का जो टॉपिक है वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जब हम किसी भी विचारक की बात करते हैं तो विचारक की जो आइडियोलॉजी है वो हमारी जो विचारधारा प्रभावित होती है, तो उस विचारक की जो सर्कमस्टांसिस हैं, उसका जो लाइफ चक्र घूमा है, किन लोगों के बीच वो रहा है, क्या परिस्थितियां थी, उनसे हमारे थॉट इफेक्ट होते हैं, ज्ञान प्रभावित होता है हमारा। इनमें से जो आज आपके जो टॉपिक है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर के है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा कहाँ से इस तरीके की निर्मित हुई है, जो एक शोषणकारी व्यवस्था थी, उस व्यवस्था के खिलाफ जो थॉट डेवलप हुए हैं, उनको लेकर के यहाँ फोकस किया जाएगा। जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म होता है तो उस टाइम जो हिंदू धर्म में कुछ कुरीतियां व्याप्त थी, और वहां पे क्या था, डिस्क्रिमिनेशन की जो एक स्ट्रक्चर बनी हुई थी, ब्राह्मणवादी अप्रोच थोड़ी डोमिनेंट थी। और जो SC ST के अगेंस्ट जो उनके ऑक्यूपेशन को लेकर के अनटचेबिलिटी का एक व्यवहार किया जाता था, उस व्यवहार से जो आइडियोलॉजी डेवलप हुई है, एक जो विचारक डेवलप हुए हैं जिन्होंने बाद में चल करके भारत का संविधान लिखा और दलितों के कल्याण के लिए बहुत प्रोविजन किए हैं, और आज जो दलितों का विकास हुआ है, इक्वलिटी में आए हैं, एक समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का कार्य किया है, तो उनके द्वारा दिए गए जो प्रोविजन हैं, उनके द्वारा जो संविधान में प्रोविजन है, रिजर्वेशन है, वो सब एक मील का पत्थर साबित हुए हैं दलितों के विकास के लिए। तो आज नया टॉपिक है आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेट JRF की परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर या अन्य जो कंपटीशन हैं आपके, जिसमें समाजशास्त्र और विचारक जो है वो आते हैं, तो वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पिछले कुछ वर्षों से नेट JRF की परीक्षा में इनकी बुक बहुत इंपॉर्टेंट पूछी गई है, और बुक को सही कालक्रम में अरेंज करने के लिए पूछा गया है। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम नेट JRF की परीक्षा बच्चा दे रहा है, उसे इनकी बुक जरूर याद करनी चाहिए। इनकी एजुकेशन का जो सफर है वो कहाँ से शुरू होता है, किस किस कॉलेज से इन्होंने एजुकेशन ली है, वहां से क्वेश्चन इनके रिसेंटली पूछे जा रहे हैं। बिना समय लिए आपका स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, 14 अप्रैल को इनकी जयंती मनाई जाती है। ठीक है, जन्म हुआ इनका 14 अप्रैल 1891 को, और दिसंबर में 56 में इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है आपका 14 अप्रैल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के रूप में मनाया जाता है। और आप देखोगे आज सोसाइटी में ट्रेंड चला हुआ है कि एक वर्ग विशेष तौर पे डिनाय करता है भगवान की पूजा को, और इनकी पूजा तक की जाती है, क्योंकि उस सेक्शन के डेवलपमेंट के लिए सिर्फ एक महापुरुष जिम्मेदार है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। और आज इन 14 अप्रैल की जब हम बात करते हैं तो भारतीय समाज में वो सेक्शन एक बड़ी रैली आयोजित करता है, भंडारे आयोजित किए जाते हैं, और इन्हें भगवान की तरह पूजा जाता है, क्योंकि उनके विकास में इनका अविस्मरणीय योगदान है। ठीक है, बुक्स की हम बात करेंगे तो बुक से इनकी आइडियोलॉजी रिफ्लेक्ट होगी। मैंने जैसे आपको बताया कि इनकी जो विचारधारा है उस समाज की संरचना की देन है जिनमें इन्होंने अपना जीवन यापन किया। एक शोषणकारी व्यवस्था में भेदभाव की नीति को फेस करते हुए इन्होंने अपना एजुकेशन में कैरियर जो बिल्डअप किया है। मैं इस मंच से ये कह सकता हूँ कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे राजनीतिक भारत की राजनीति में देखने को नहीं मिलते हैं। इनका एजुकेशन में अचीवमेंट इतना बड़ा है, भारत से लेकर विदेशों तक की इन्होंने डिग्री ली है, डिग्री में भी इनका एक नाम रहा है, और इतनी डिग्री मुझे नहीं लगता कि भारतीय राजनीति में किसी और नेता की रही हो। ठीक है, चलते हैं बेटा। कास्ट इन इंडिया, इनका जो टॉपिक है, एक कास्ट आपको जरूर करना है। कास्ट के अगेंस्ट बोलते हैं, हिंदू धर्म के अगेंस्ट बोलते हैं, हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था को तीखा विरोध ये करते हैं। और इनकी एक बुक है जातियों का विनाश, वो इनके एक भाषण का रूपांतरण, एक भाषण इनका लाहौर में एक रैली संबोधित करनी थी, वो नहीं हो पाई, उसी भाषण को इन्होंने बुक का रूप दिया है, जिसे हम एनालिसिस ऑफ कास्ट, जातियों के विनाश के नाम से जानते हैं। पूरी थ्योरी इनकी उस सोशल स्ट्रक्चर को डिनाय करती है जिसमें इन्होंने सरवाइव किया है, और हर एक जो दलित, गरीब और जो मजबूर व्यक्ति है, वीकर सेक्शन का, वो किन कंडीशंस को फेस करता है, उनको ध्यान में रखते हुए इन्होंने आगे कानून की व्यवस्था की। थ्योरी ऑफ लॉ को मैंने पिछली जो वीडियो आपको बनाई है महात्मा गांधी की, वहां भी कंपैरिजन करने की कोशिश की है, और इस वीडियो में भी दोनों विचारकों का कंपैरिजन मैं करना चाहूंगा। कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म एंड डेवलपमेंट 1917 की बुक है। एनिलेशन ऑफ कास्ट, ये आपकी 36 की बुक है। फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम 39 की बुक है। मिस्टर गांधी एंड इमिटेशंस ऑफ द अनटचेबल 1942 की है। राणा डे गांधी एंड जिन्ना 43 की है। स्टेट एंड माइनॉरिटीज 47 की बुक है। पाकिस्तान
और पार्टीशन ऑफ इंडिया 45 की है। ठीक है, आप देखोगे ये इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं, ये आपको टॉपिक के तौर पे देखने हैं बेटा, और ये टॉपिक आपको अच्छे तरीके से करने हैं। हु वर सुधराज 46 की है। द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इनका पीएचडी का टॉपिक होता था भाई, ये इंपॉर्टेंट है और कई बार नेट जेआरएफ की परीक्षा में पूछा गया है। ध्यान रखना बेटा, ये इंपॉर्टेंट है आपका। द अनटचेबल, हु वर दे एंड हाई दे विक्टिम अनटचेबल 1942 की है। रेंडल्स ऑफ हिंदुइज्म, द बुद्धा एंड हिज धर्म, ये इंपॉर्टेंट है आपका, क्योंकि हिंदू धर्म से मास कन्वर्सन इन्होंने कराया है, इसमें बुद्ध धर्म में। बुद्ध धर्म में क्यों कराया है? क्योंकि यहाँ इक्वेलिटी की, समानता की बात है, सोशल जस्टिस की बात है, और इसमें ऐसे नियम हैं जो समाज की स्वतंत्र ग्रोथ के लिए एक सकारात्मक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। तो जो एससी सेक्शन है, आज भी भारतीय संरचना का अगर हम स्टडी करते हैं तो जो दलित लोग हैं उन्होंने ज्यादातर बौद्ध धर्म को अपनाया हुआ है, और वो हिंदू धर्म के अगेंस्ट एक क्रांतिकारी विचारधारा रखते हैं। अंबेडकर लाइफ मिशन 1990 की है, धनंजय कीर इसमें नाम हमने डाला हुआ है, ये इनका वर्क है। भारतीय समाज के विभिन्न पक्ष जिसको लेकर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के फोकस रही हैं। जाति व्यवस्था की समाप्ति, जाति का तीखा इन्होंने विरोध किया है और जाति को एक शोषणकारी यंत्र माना है, ये एक इंपोर्टेंट है। अस्पष्टता, अनटचेबिलिटी क्या है बेटा? अगर आप फोकस करोगे, अनटचेबिलिटी एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें कि सोसाइटी कुछ लोगों को अपवित्र मानती है और उनसे अछूत के तरीके से व्यवहार होता है। और अनटचेबिलिटी रिमूवल एक्ट आपका 1955 आया है, अनटचेबिलिटी रिमूवल एक्ट 1955, और इसमें एक आर्टिकल आपका 17 है, आर्टिकल 17 रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी। दोनों इंपोर्टेंट है आपके। अनटचेबिलिटी सोसाइटी में अगर देखोगे तो जब हम हायरार्की की बात करते हैं तो ब्राह्मण है, ब्राह्मण को हम सुपीरियर मानते हैं जाति संरचना में, और यहाँ जो एससी व्यक्ति है, जो सेक्शन है ये शेड्यूल कास्ट का, इसको जब वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं तो जो फोर्थ वर्ण है वहां से ओरिजिन इनका माना जाता है। और फोर्थ वर्ण जो फोर्थ वर्ण है, इनको रिलीजियस एक्ट करने का राइट नहीं था, और आफ्टर रिलीजियस एक्ट ये माने जाते हैं कि वो पवित्र होते हैं। तो यहाँ से अनटचेबिलिटी का इमरजेंस हुई है, और जो ये लोग हैं इनसे एक अछूत का व्यवहार करते हैं, दूरी बना करके रखते हैं, जिसको आफ्टर जब आज़ादी मिली और संविधान लागू हुआ जिसको बैन कर दिया गया, और ये नियम आपके बनाए गए हैं। कोई अगर जाति सूचक शब्द बोलता है तो उसके लिए कानून में दंड का प्रावधान है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की जो ये मानसिक पीड़ा है उसको उजागर करता है। ठीक है, एक्सपर्ट की बात हुई है, रिलीजन की बात हुई है। रिलीजन के हिंदू धर्म के बड़े रेडिकल और क्रांतिकारी इनके कोट हैं, अगेंस्ट हैं हिंदू धर्म के। 1930 में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं। 36 में ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। 3 अगस्त 1949 को उन्होंने भारत सरकार के विधि मंत्री का पदभार संभाला है। इंपोर्टेंट है आपका, आजाद भारत के पहले विधि मंत्री हैं, आजाद भारत के पहले विधि मंत्री, कानून मंत्री हैं ये। ठीक है, आप देखोगे एक पूरी त्रिकोणीय भारतीय राजनीति में बनता था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी और पंडित नेहरू। आप देखोगे कि भारत की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जो भारत में शासन कर रही थी 47 से पहले, तो उनके यहाँ इनके फादर जो है वो जॉब करते थे। और अगर आप देखोगे एक ये वो विचारक है जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन आपके अटेंड किए हैं। ठीक है, और इसमें क्या है कि जो आज़ादी की बात आती है तो कहीं भी इनका जो इंटरफियर देखने को नहीं मिलता है, जैसे कि गांधी जी और पंडित नेहरू या और अन्य महापुरुष जो फ्रीडम फाइटर रहे हैं, क्योंकि इनकी जो बैकग्राउंड थी वो ब्रिटिश सरकार के यहाँ इनके फादर जॉब करते थे। काफ़ी बड़ी फैमिली है इनका, पर्सनली जब डिस्कशन होगा ये चीज़ें आएंगी। 1955 में भारतीय बुद्ध सभा का निर्माण किया इन्होंने। बुद्ध सभा का निर्माण क्यों किया? क्योंकि भारतीय जो हिंदू धर्म है इसमें जो व्याप्त असमानता थी उनके खिलाफ इनके रेडिकल अप्रोच हुआ करती थी। शोषणकारी जो चीज़ें इन्होंने फेस की उनसे इनके जो नॉलेज डेवलप हुई है, विचारधारा डेवलप हुई है, उसमें हिंदू धर्म को बड़ा रिवोल्ट किया गया है, जाति व्यवस्था को खत्म करने की बात कही है। भारतीय समाज में दलितों का कोई सम्मान नहीं है, इसके लिए हिंदू सामाजिक व्यवस्था
जिम्मेदार है। इनका कोट है इंपोर्टेंट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अनुसूचित जाति शब्द का सबसे पहले प्रयोग 35 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में किया गया है। शेड्यूल कास्ट 35 में जो एक्ट आया है उसमें सबसे पहले एससी का जिक्र किया गया है, शेड्यूल कास्ट। ठीक है, गांधी जी ने स्पष्ट जातियों को हरिजन या देवता के रूप में संबोधित किया है। गांधी जी का जो फोकस था वो थ्योरी ऑफ लव को लेकर के था। थ्योरी ऑफ लव यानी कि जो डोमिनेंट सेक्टर है, जो मजबूत लोग हैं, जो हायर कास्ट के लोग हैं, वो लोअर कास्ट के लोगों से प्यार दिखाओ। हरिजन वर्ड को इन्होंने यूज किया है। वहां पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का तीखा विरोध हुआ है। उन्होंने कहा थ्योरी ऑफ लॉ से काम चलेगा, वीकर सेक्शन के लोगों के लिए प्यार जताना उससे उनका कल्याण नहीं होगा। उनके लिए ऐसे कानून बनाए जाएं ताकि उनका एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण हो और भारत की सामाजिक संरचना में मुख्य विकास धारा में उनको शामिल किया जा सके। हरिजन शब्द गांधी जी स्वयं निर्मित नहीं किया था। 7वीं शताब्दी में भक्ति संत नरसिंह मेहता की रचनाओं से उन्होंने यह शब्द लिया था। दलितों के स्वयं उठना चाहिए और अपने अधिकारों पर जोर देना चाहिए, उन्होंने एक मंत्र दिया। यहाँ से ये कई बार नेट में क्वेश्चन आया है। नेट के साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। संघर्ष करो एक इंपॉर्टेंट की वर्ड है यहाँ। संघर्ष करने का मतलब लड़ना नहीं है, यहाँ डेवलपमेंट के लिए प्रयास करना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कोट है, ये इंपॉर्टेंट कोट है। ब्राह्मणवाद और हिंदू धर्म एक दूसरे को शक्ति देते हैं और समाज में भेदभाव पैदा करते हैं। इनका जो तीखा विरोध है वो ब्राह्मणवाद के खिलाफ है। हायर कास्ट के अगेंस्ट इनके थॉट हैं, क्योंकि इन्होंने हायर कास्ट के जो डिस्क्रिमिनेशन वाला पहलू है, भेदभाव वाला पहलू है, उसको देखा है। जब ये क्लास करते थे तो उसमें एक दोहरे मानदंड थे। हायर कास्ट के लोग इन्हें ऊपर नहीं बैठने देते थे, बेंच पे नहीं बैठने देते थे और ये नीचे बैठ करके क्लास अटेंड करते थे। वहां से देखोगे ब्राह्मणवाद और हिंदू धर्म और जाति व्यवस्था के खिलाफ इनके थॉट डेवलप हुई है। हिंदू धर्म एक दूसरे को शक्ति देते हैं, ये इन्होंने बताया है। यह मान लेना सर्वथा अनुचित होगा कि अस्पृश्यता समाप्त हो जाने की घोषणा कर देने से अस्पृश्यों को सामाजिक नियोक्ताएं समाप्त हो जाएंगी। ये कहते थे घोषणा करने से काम नहीं चलेगा, आपको श्योर करना है, कानून बनाने हैं टू एम्पावरमेंट ऑफ वीकर सेक्शन। वर्ग संघर्ष में सबसे मजबूत वर्ण संघर्ष है। वर्ग संघर्ष में वर्ण संघर्ष है। बी.आर. अंबेडकर का कोट है, मैं हिंदू पैदा तो हुआ हूँ, हिंदू रहकर मरूंगा नहीं। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है और मरने से पहले इन्होंने एक मास सेक्शन को बौद्ध धर्म में कन्वर्जन किया। जो दलित लोग थे उन्होंने बौद्ध धर्म में अपने आप को कन्वर्ट किया है। अंबेडकर का स्वाधीनता के प्रति दृष्टिकोण था, यह स्वयं के संघर्ष और कार्य में अर्जित की जाती है। ये इनका पॉइंट ऑफ व्यू है। जाति अस्पृश्यता हिंदुओं को समुदाय के रूप में क्रिया नहीं करने देते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये कथन आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जाति और अस्पृश्यता हिंदुओं को समुदाय के रूप में क्रिया नहीं करने देते हैं, क्योंकि हिंदुओं में जो लोअर सेक्शन है उसके साथ दोहरे मानदंड यूज किए जाते हैं। जाति एक बंद वर्ग है, ये वैसे मजूमदार का कोट है, मजूमदार एंड मदान। बट जाति को बंद वर्ग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी बताया है। सोशल जस्टिस की संकल्पना की है। आप देखोगे सामाजिक न्याय का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है। सामाजिक न्याय का मतलब ये है कि संसाधनों तक सभी लोगों की पहुंच होनी चाहिए। सामाजिक न्याय को लेकर के इनका एक, और बौद्ध धर्म में कन्वर्जन होने का भी सोशल जस्टिस की बात है, इक्वेलिटी की बात है। तो बौद्ध धर्म की तरफ ये इसलिए प्रेरित हुए क्योंकि वहां इन्हें सोशल जस्टिस और इक्वेलिटी की जो चीजें मिली हैं वो हिंदू धर्म में कहीं ना कहीं नहीं थी। गांधी तथा उदारवादी विचारों की अपेक्षा वे समाज में हस्तक्षेपवादी नीति चाहते थे। उदारवादी ना होकर के हस्तक्षेप करना होगा और इनिशिएटिव लेने होंगे, लॉ बिल्डअप करने होंगे, लॉ मेकिंग करनी होगी उस वीकर सेक्शन के लिए जो समाज में वंचित वर्ग है। हिंदू धर्म के विरुद्ध एक बड़ा तर्क था कि जब तक अस्पृश्यता रहेगी हिंदू समुदाय नहीं बन पाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनके लेखन की प्रमुख विषय हिंदू सामाजिक संगठन, ये इनके की क्वेश्चन है, की टॉपिक हैं जो कवर होते हैं इनकी थ्योरी को लेकर के। शिक्षा व्यवस्था, प्रशासन, भारतीय विश्वविद्यालयों का पुनर्गठन, भारतीय विधि व्यवस्था, सामाजिक सुधार, भारतीय राजनीति का पुनर्गठन, आर्थिक पुनर्रचना, शुद्ध मानवीय मूल्यों पर आधारित दर्शन, स्वतंत्रता समानता पर आधारित भारतीय गणतंत्र जैसे अनेक विविध विषय इनके स्टडी के रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं बेटा। अस्पृश्यता की समस्या वर्ग संघर्ष का एक मामला है, ये इनका कोट है रिगार्डिंग कास्ट सिस्टम को लेकर के। इनके कुछ जो जाति को लेकर के, जाति की उत्पत्ति के
जो सिद्धांत आते हैं, यहां से क्वेश्चन आ जाता है आपका। सोनार्ड का है पवित्रता की धारणा, रिजले का है प्रजातीय सिद्धांत, नेस्फील्ड का व्यवसायिक सिद्धांत और केतकर का अंतरजातीय खानपान निषेध आदि विद्वानों के सिद्धांत की समीक्षा कर त्रुटि और अपर्याप्त सिद्धांत माना है। ये जाति की उत्पत्ति के सिद्धांत दिए गए हैं विभिन्न विचारकों के द्वारा और समाजशास्त्र में इनको लेकर के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं और ये इस तरीके से पूछे जाएंगे, मैच द फॉलोइंग। तो ये आपको याद रखने बेटा, इनको अपर्याप्त सिद्धांत माना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने और जाति की उत्पत्ति के ये सिद्धांत हैं। अदर टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कास्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके महत्वपूर्ण हैं, तो ये आपको कर लेने हैं बेटा। जातियां ऐसी स्थायी और निश्चित इकाइयां हैं जो आमजन को कृत्रिम रूप में विभाजित करती हैं। जाति का जो डिसफंक्शन है उसको उजागर करते हैं। इकाइयां एक दूसरे से विवाह संबंध स्थापित नहीं करती है, इन्हें अंतर्विवाह के नियम से एकजुट रखा जाता है। जाति व्यवस्था जो हिंदू धर्म और हिंदू सामाजिक व्यवस्था का मूल आधार रही है, वह पूर्णतः असमानता और अन्याय से ग्रसित एक संस्था है। इंटरकास्ट मैरिज को प्रमोट करते हैं और जो इनकी सेकेंड मैरिज हुई है वो ब्राह्मण युवती से हुई है और इसलिए इन्होंने की है कि ये दिखाने के लिए कि भाई ये हमारे जो अनुलोम प्रतिलोम विवाह की प्रथा है, प्रतिलोम विवाह आपका क्या है कि वो बैन था, हायर कास्ट की लड़की से लोअर कास्ट का लड़का शादी नहीं करेगा। और मनुस्मृति में ये कहा गया है कि प्रतिलोम विवाह इसलिए है क्योंकि प्रतिलोम विवाह से जो संतान पैदा होगी वो समाज के लिए अच्छी नहीं मानी जाएगी, तो इसलिए वहां पे बैन किया हुआ था। और उस व्यवस्था को अपोज करने के लिए इनकी जो सेकंड मैरिज है वो ब्राह्मण युवती से हुई है। किसी शूद्र व्यक्ति का अपने से उच्च वर्ग की स्त्री से विवाह करना न केवल वर्जित था अपितु इसके लिए कठोर दंड की व्यवस्था थी। अंबेडकर ने मनु और बाद में याज्ञवल्क्य के उदाहरणों द्वारा सिद्ध करने का प्रयास किया कि इस प्रकार के विवाह संस्था हिंदू समाज में असमानता को प्रोत्साहित करते हैं। तो यहाँ पे आपको अनुलोम विवाह कर लेना है बेटा, पीजीटी में बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। ठीक है, अनुलोम विवाह में क्या होता है कि हायर कास्ट का बॉय मेल एंड लोअर कास्ट की फीमेल, तो ये अनुलोम विवाह होता है। तो प्रतिलोम इसके अपोजिट होता है। तो ये देखोगे ना कि ये उस व्यवस्था को चैलेंज करते हैं जो उस टाइम पे डोमिनेंट थी। अंबेडकर ने अवसर की समानता की बात कही है, किंतु साथ ही उन्होंने यह भी माना है कि चयन हमेशा योग्यता के आधार पर होना चाहिए, अन्यथा सामाजिक प्रजातंत्र और मानवता के प्रति घोर अन्याय होगा। ये योग्यता को प्रमोट करते हैं। ठीक है, अंबेडकर ने प्राथमिकता युक्त समता की बात की है। प्राथमिकता युक्त समता से उनका तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों की सुविधा देने से प्राथमिकता बढ़ते जाने से रहा है जो साधनहीन हैं, जो बिना सुविधाओं के आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे आरक्षण को प्रमोट किया है। शूद्र लोग कुछ संस्कारों का पालन तो कर सकते थे, किंतु इन संस्कारों से जुड़े मंत्रों का प्रयोग करना उनके लिए वर्जित था। और मैंने आपको बताया कि अस्पृश्यता जो आई है उसका जन्म इसी व्यवस्था से हुआ कि ये लोगों को रिलीजियस एक्ट परफॉर्म करने का राइट नहीं था। अब भी कभी कभी आपको घटनाएं सुनने को मिलती हैं कि किसी दलित को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया। वीमेन भी इनइक्वालिटी की शिकार हैं, कहीं कहीं महिलाओं को भी मंदिर में प्रवेश करने से रोका जाता है। नागरिकों के सामाजिक अधिकार जितने अधिक होंगे उतना ही अधिक वे स्वतंत्रता के प्रयोग कर पाएंगे। ये कोटेशन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। मनु की आचार संहिता, आपकी एक बुक है मनुस्मृति रिटन बाय मनु। मनु की आचार संहिता पर टिप्पणी करते हुए अंबेडकर ये मानते हैं कि मनु की समस्त व्यवस्था शूद्रों को येन केन प्रकरण जैसे भी चाहे वैसे दास बनाने की रही है। उन्होंने शिक्षा, व्यवसाय और सामाजिक सुरक्षा, संपत्ति, सभी प्रकार के अधिकारों से वंचित रखा गया है। और इसी अपोज में 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन दिवस मनाया जाता है। मनुस्मृति दहन दिवस मनाया जाता है और इसका ये अपोज करते हैं उस व्यवस्था का, मनुस्मृति को जला करके। सामाजिक संगठन की है चतुर्वर्ण व्यवस्था, 4 वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। शूद्र का जब हम जिक्र करते हैं, शूद्र वो वर्ग वर्ण है जिसको रिलीजियस एक्ट करने का राइट नहीं था, जहां से अनटचेबिलिटी आपकी आई है। सभी प्रकार से असफल रही है क्योंकि इसके द्वारा हिंदू आदर्शों को प्राप्त नहीं किया जा सकता। जाति व्यवस्था मात्र श्रम का विभाजन ही नहीं करती अपितु यह श्रमिकों का भी विभाजन करती है। ये इंपोर्टेंट कोट है। जाति व्यवस्था में श्रम का विभाजन ही नहीं है, डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है, जिसको गांधी जी कहते हैं। गांधी जी कहते हैं कि जाति व्यवस्था श्रम विभाजन की एक प्रक्रिया थी जो बाद में एक शोषणकारी या उसके लिए उसके फंक्शनल डिसफंक्शनल हो गई है, ये वो कहते हैं। तो ये कहते हैं नहीं, ये श्रमिकों का भी विभाजन करती है।
अपनी पुस्तक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जातियों का विनाश, पब्लिश कब हुई है? 36 में। जाति को पूर्णतः समाप्त करने की बात की है। इस संदर्भ में उन्होंने धर्म और इसका राजनीतिक शक्ति के संबंधों का गूढ़ विश्लेषण किया है। उन्होंने लिखा है कि हिंदू धर्म नियमों का धर्म है, रिलीजन ऑफ रूल है। लाहौर में एक सम्मेलन होना था और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को वहां भाषण देना था। वो सम्मेलन रद्द हो गया और उस सम्मेलन का जो भाषण है वो इस बुक के रूप में पब्लिश हुए हैं, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, हिंदी में बोलते हैं जातियों का विनाश। जातियों का विनाश एक इंपोर्टेंट बुक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। नेक्स्ट चलते हैं बेटा। जातियों में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है, इसे केवल समाप्त ही करना होगा। यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कास्टलेस सोसाइटी की बात करते हैं। अंबेडकर के अनुसार जाति मूलतः एक मानसिक दशा है जिसे धार्मिक ग्रंथों में बड़ी कुशलता से प्रस्तुत किया गया है। धार्मिक ग्रंथ में विशेष तौर पर मनुस्मृति को फोकस किया गया है क्योंकि वो ब्राह्मणिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई है, ब्राह्मणवादी विचारधारा को प्रमोट करती है। अंतर विवाह को जाति की एक कार्य प्रणाली मैकेनिज्म मानते हैं। वे लिखते हैं कि अंतर्जातीय विवाह को धार्मिक धारण वर्जित करती है, अंतगोत्वा धार्मिक मूल्यों को समाप्त किया जाना चाहिए। इनका पक्ष था कि अंतर्विवाही जो जाति की विशेषता है वो उसकी यूनिकनेस को बनाए रखती है। अंतरजातीय विवाह को प्रमोट करने की ये बात करते हैं। इस रिगार्डिंग स्टेटमेंट आपका एम.एन. श्रीनिवास का भी आता है। अंबेडकर की एक अन्य बुक बुद्ध और उसके धर्म का भविष्य 1950 में बौद्ध धर्म, ईसाई, इस्लाम और हिंदू धर्म का तुलनात्मक विश्लेषण कर बौद्ध धर्म के प्रति अपनी रुचि प्रदर्शित की है और बाद में इन्होंने लाखों लोगों को बौद्ध धर्म में कन्वर्जन कराया है। अप्रत्यक्ष उनके ये विचार धर्म की स्वतंत्रता के राजनीतिक सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं जिसका उल्लेख हमारे संविधान में किया गया है। अपनी पुस्तक बुद्ध धर्म 1957 में उन्होंने मुख्य नैतिकता का विश्लेषण किया है, मोरलिटी की बात की है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बुक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। काफी वर्क है, काफी बुक है, काफी कॉन्सेप्ट हैं। सोशल इक्वलिटी की बात करते हैं, एंटी ब्राह्मणिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, कास्टलेस की बात करते हैं और समानता की बात करते हैं, जस्टिस की बात करते हैं। तो ये इनके कुछ मुख्य क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किए हैं जो आपको यहाँ करने हैं। निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी अंबेडकर की रचना नहीं है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट ये बुक है इनकी। बुद्ध एंड हिज धर्मा ये भी इनकी बुक है। रिक्रिएट डेमोक्रेसी जी.एस. घुरिया की बुक है, ये इनकी बुक नहीं है। द अनटचेबल हु आर दे, शूद्र कौन थे, ये इनकी बुक है। तो राइट ऑप्शन यहाँ ये बनेगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दलितवादी परिप्रेक्ष्य के समाजशास्त्रियों द्वारा समर्थन किया गया है। किस चीज का समर्थन किया गया है? तो इसमें जाति व्यवस्था का विरोध किया गया है। आप पूरी थ्योरी अभी आपने पढ़ी है, इसमें देखोगे कि क्या क्या चीजें इन्होंने हाईलाइट की हैं। जाति व्यवस्था का विरोध किया है, दलितों हेतु पृथक प्रतिनिधित्व की बात की है, अछूतों के सुधार पर बल दिया है और श्रमिकों के हितों का समर्थन किया गया है। तो इसमें राइट ऑप्शन आपका डी होगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 3 है, सूची ए को सूची बी से सुमेलित कीजिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलितवादी पर्सपेक्टिव, एन.के. बोस सभ्यतावादी पर्सपेक्टिव, ए.आर. देसाई मार्क्सवादी पर्सपेक्टिव और लुई ड्यूमा आपका इंडोलॉजिकल टेक्सचुअल पर्सपेक्टिव से बिलोंग करते हैं। इस प्रकार से आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मार्क्सवादी पर्सपेक्टिव, दलित उद्धार, इंडोलॉजिकल टेक्सचुअल और सिविलाइजेशन पर्सपेक्टिव, ये क्वेश्चन आपका इंपोर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में बहुत आपका क्वेश्चन ये आया है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, जाति ऐसी स्थायी एवं निश्चित इकाइयां हैं जो आमजन को कृत्रिम रूप से विभाजित करने के बनी हैं। ये इकाइयां एक दूसरे से विवाह संबंध स्थापित नहीं करती हैं, अंतर्विवाह के नियम से एकजुट रखा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ये स्टेटमेंट है, अभी आपने थ्योरी जो पढ़ी है उसमें ये दिया गया है। इसके बाद है आपका, यह कथन किसका है कि असमानता हिंदू धर्म का प्राण है? तो ये भी आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का स्टेटमेंट है और मैंने आपको बताया कि बुद्ध धर्म की तरफ अट्रैक्शन का जो मैटर बनता है। देखो बेटा, यहाँ पे 2 फैक्टर आपके बताएंगे हम, इन पे लेकर के नेट में क्वेश्चन आता है। पुल फैक्टर, आमतौर पे देखोगे पुल पुश का बोर्ड लगा हुआ होता है जब किसी ऑफिस में आप जाते हैं। पुश फैक्टर अब इन्हें कितने तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। पुल का मतलब होता है धक्का देना। सपोज दैट, दूसरा एग्जांपल देता हूं, गांव से लोग शहर की तरफ पलायन कर रहे हैं, विलेज से अर्बन एरिया की तरफ पलायन कर रहे हैं, शहरों की तरफ आ रहे हैं। अब यहाँ पे गांव में
कौन से वो कारक हैं जो उसे धक्का दे रहे हैं? तो बेरोजगारी एक इंपॉर्टेंट चीज है। गांव में बेरोजगारी होना क्या है? पुश फैक्टर होगी, धक्का देगी वो शहरों की तरफ जाओ। ठीक है, पुल का मतलब यहाँ आकर्षित कर रहे हैं शहर, तो यहाँ शहर में रोजगार जो मिल रहे हैं वो खींच रहे हैं व्यक्ति को कि आप आओ, हम आपको सुविधा देंगे। तो बौद्ध धर्म की तरफ जो अट्रैक्शन है अंबेडकर साहब का, वो इसलिए है क्योंकि वहां पे समानता देखने को मिलती है। ये असमानता हिंदू धर्म का प्राण है। ये पुल फैक्टर होगा हिंदू धर्म की तरफ से। जो वीकर सेक्शन है उनके तरफ इनइक्वल ट्रीटमेंट जो किया गया है वो बौद्ध धर्म की तरफ उस सेक्शन को अट्रैक्ट करता है। पुल फैक्टर पुश फैक्टर आपके अलग अलग क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं अदर टॉपिक को लेकर के। पुल फैक्टर, पुश फैक्टर, इंडक्टिव, एथनोग्राफी, ये आपके रिसेंट के क्वेश्चन है जो पेपर 1 में भी आपसे कुछ क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका, हिंदू समाज में व्याप्त अस्पृश्यता के लिए हिंदुओं को उत्तरदायी माना है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है बेटा। इसके भी क्वेश्चन थोड़ा रैपिडली चलते हैं। किसने अपने लेख में यह कहा है कि अंबेडकर ने मार्क्सवाद के लक्ष्य अर्थात समाजवाद को तो स्वीकार किया है किंतु उन्होंने इसके हिंसा के साधन के प्रति असहमति प्रकट की है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर आपका गेल ओमवेट है। गेल ओमवेट ने दलित को लेकर के स्टडी किया है। और एक को आपकी स्टडी आएगी डॉक्टर एमएन श्रीनिवास। एमएन श्रीनिवास का एक कॉन्सेप्ट आता है डोमिनेंट कास्ट। तो डोमिनेंट कास्ट की फीचर होते हुए भी किसी एरिया में दलित डोमिनेंट नहीं है, ये गेल ओमवेट का भी क्वेश्चन है। तो ये दलित पर्सपेक्टिव को स्टडी करती हैं, फॉरनर लेडी हैं, इंडिया की स्टडी की है और यहीं पे इन्होंने अपना अध्ययन किया है वीकर सेक्शन को लेकर के। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, भारत में जातियों में अंबेडकर तर्क देते हैं कि जाति का अर्थ है, जाति का अर्थ अश्वर्ण विवाह के ऊपर संगोत्र विवाह का अध्यारोपण है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, डिप्रेस्ड क्लास वेलफेयर लीग की स्थापना किसने की है? आप अच्छी तरीके से इसे जानते हैं, अभी मैंने पूरी थ्योरी आपको कराई है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 10 है, दलित आंदोलन के 3 आधारभूत सिद्धांत शिक्षा विरोध, प्रदर्शन और संगठन को किसने सुझाया है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब यहाँ पे सभी जो थिंकर लिए गए हैं वो वीकर सेक्शन के रिफॉर्मर हैं। तो मायावती का बीएसपी, काशीराम बीएसपी से जुड़े हुए हैं, थ्योरी ऑफ लॉ को बिलोंग करते हैं सभी। तो ये इंपोर्टेंट में आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन तो आपका डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बेटा। बहिष्कृत हितकारिणी सभा के संस्थापक आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने दलित वर्ग कल्याण लीग की स्थापना की है? आप देखोगे लीग की स्थापना आपकी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा की गई है। ज्यादातर क्वेश्चन आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की थ्योरी से ही क्रिएट किए गए हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, निम्नलिखित में से कौन द अनटचेबल हु वर दे शूद्राज, ये आपकी पुस्तक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। नेक्स्ट है आपका, निम्न अधिकारों में से किसने एक अधिकार को भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है? यहां से आपका एक क्वेश्चन बनता है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा जाता है, तो संविधान की प्रस्तावना आ जाएगी, इंट्रोडक्शन इसमें आ जाएगा। अगर आ जाए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार है, ये आपका आर्टिकल 32। ये संविधान की आत्मा है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और अगर यही क्वेश्चन सामान्य रूप से पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो प्रस्तावना टिक करोगे बेटा आप। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 15 आपका, डिप्रेस्ड क्लास वेलफेयर लीग की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 16 है, किसने लिखा है कि ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो अछूत को अपवित्र कर सके और पवित्र कर सके, और वे लोग अपवित्र ही जन्म लेते हैं जो जीवन पर्यंत अपवित्र रहकर ही मर जाते हैं। तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कोट हैं रिगार्डिंग द अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 17 बहुत इंपॉर्टेंट है संविधान में, अस्पृश्यता के अंत की बात करते हैं। और आपका जो एक आपका 55 में आर्टिकल एक्ट आता है, कानून आता है अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955, वो समाज में लागू किया गया कानून है। और आप देखोगे उसमें प्रोविजन है। एक आपका SC ST एक्ट आता है 1989 का, वो भी वीकर सेक्शन को
मजबूती प्रदान करता है, कवच देता है वीकर सेक्शन को सुरक्षित रहने के लिए। समाज में जो डोमिनेंट कास्ट हैं या जो प्रभुत्वशाली लोग हैं उनसे कानून रक्षा करता है उनकी। भारत में जातियों में अंबेडकर तर्क देते हैं कि जाति का अर्थ है, जाति का अर्थ ऐसोन विवाह के ऊपर संगोत्र विवाह का अध्यारोपण है। ये रिपीट हो रहा है आपका। किसने कहा है कि ज्यादा अधिक बुरी बात यह है कि चापलूसी एवं मानव सत्संग में से बाधाएं अपने अस्पष्टता के कारण न केवल सार्वजनिक जीवन में भेदभाव की संभावना सम्मिलित करते हैं, बल्कि वास्तव में अवसर की हर समानता का सकारात्मक परित्याग और अधिकांश प्रारंभिक नागरिक अधिकारों का परित्याग की योजना तैयार करते हैं, जिन पर सभी मानव आत्मनिर्भर हैं। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी डिस्कशन करने के बाद, काफी आंसर खोजने के बाद इसका आंसर आपका गोपाल गुरु इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वो हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, अच्छे हैं। आगामी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये आपको अच्छे तरीके से करने हैं। यह विचार किसका है कि जाति और अस्पृश्यता हिंदुओं के समुदाय के रूप में जाति के रूप में कार्य नहीं करने देती है। अभी आपने फुल टेक्स्ट आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर के पढ़ा है। अच्छे क्वेश्चन है बेटा ये। किसने कहा है कि अस्पृश्यता की समस्या वर्ग संघर्ष का एक मामला है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, ये भी कोट आपका। और लास्ट में क्वेश्चन है आपका, जाति व्यवस्था का उपोत्पाद, जाति व्यवस्था का उन्मूलन करने के सिवाय अन्य किसी तरह से जाति को मुक्ति नहीं दिलाई जा सकती। यह कथन किसका है? तो ये आपका कथन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ही है। ठीक है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है आपके क्वेश्चन और ये टॉपिक आपका कंप्लीट करा दिया गया है। फिर भी आप देखोगे इतना बड़ा टॉपिक है, इतना बड़ा काम है, और जो आपको एज ए नेट JRF एस्पिरेंट आपको तैयारी करनी है, इनकी बुक्स आपकी इंपॉर्टेंट हैं। प्रॉब्लम ऑफ रूपी, ठीक है, ओरिजिन एंड सॉल्यूशन, आपकी बुक इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले कुछ वर्षों से इनकी बुक को पूछा जाता है। इनकी कॉलेज, किन किन कॉलेज में इनकी शिक्षा पूरी हुई है उनको लेकर के क्वेश्चन पूछा जाता है। इनके सामाजिक आंदोलन को सही सीक्वेंस में लगाने के लिए पूछा जाता है। आप देखोगे इक्वलिटी की बात करते हैं तो एक क्लास, 1-1.5 घंटे की क्लास में अगर हम चाहें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे विचारक को कंप्लीट करा दिया जाए तो वो नहीं पॉसिबल है। काफी थ्योरी यहाँ से भी रह जाती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। उम्मीद है कि आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छी क्लास आपकी रही है। और नेक्स्ट जो आपके थिंकर हैं वो राधा कमल मुखर्जी होंगे। मूल्यों की बात करेंगे और उस टॉपिक को लेकर के डिस्कशन किया जाएगा। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।